नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सर का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए 4 और 6 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए 200 प्लस जो है एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो के सीरीज में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में डायरेक्ट यही से सवाल पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लगातार भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। ठीक है, ये पूछा गया, जैक 2016 में यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे। पहला है व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है छोटे छोटे चर यानी स्मॉल यूनिट। ऑप्शन सी दिया गया व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो है जो भी टॉपिक्स आपका ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उसका सब्जेक्टिव भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले मैं इसका सब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन के साथ चलते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है समझ के आंसर सब्जेक्टिव भी दे सके और ऑब्जेक्टिव भी दे सके। तो आप लोग जो है चैनल में आए हैं, भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, तो आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स का जो है 2-3 दिन में सारा कोर्स जो है आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला यहां पे देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं जैक बोर्ड में, तो आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहां पे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये जो व्यष्टि है इसको अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो। व्यष्टि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। यह माइक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है। किससे बना है? ग्रीक शब्द। याद रखिएगा, व्यष्टि शब्द जो है किस शब्द से बना है यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रीक शब्द। तो एक क्वेश्चन से आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव अलग से निकलते जाएगा, तो आप लोग उसको भी नोट करते जाइएगा। व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं और यह माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा। आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, तो इसीलिए यहाँ पे माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म और या तो छोटा। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है याद रखिएगा अंग्रेजी शब्द माइक्रो कहते हैं इसको, और यह जो माइक्रो शब्द है ग्रीक शब्द माइक्रोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा। याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आप लोगों का कोई भी डाउट होता है या लगातार वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो आप लोग प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों को अगर वीडियो नहीं मिल पाता है, कुछ भी डाउट होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है, इस चैनल में एकदम शुरू से जब से चैनल बना है 1 भी रुपया नहीं लिया गया, निःशुल्क पढ़ाया गया है और आप लोगों को हर बार निःशुल्क ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का भी दायित्व बनता है इस वीडियो को 1000 प्लस जो है लाइक और जो है 500 से अधिक कमेंट करके अपना प्यार दिखा दीजिए कि आप लोग कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फॉलो करके वहां मैसेज कीजिएगा, हाय लिखिएगा फॉलो करके, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैं आप लोगों को भेज दूंगा। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक होगा जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आप लोग को शेयर करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर यहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया। अब इसका परिभाषा भी पूछा जाता है। क्या परिभाषा है? देखिए इसका, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वर्तमान में, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्तमान व्यक्तिगत लघु इकाई जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत छोटे छोटे इकाइयों, छोटे छोटे समूह जैसे उद्योग, बाजार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ऑनर्स एंड फार्म्स। और इसको जो हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, याद रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इंग्लिश में भी हिंदी वर्ड डाल के दे दिया जाता है, इनमें से किसे प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो कभी कीमत सिद्धांत भी लिख दिया जाता है, कभी प्राइस थ्योरी भी लिख दिया जाता है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक व्यक्तिगत सब में उपयोग हुआ है। जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा तो उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो माइक्रो में एक वर्ड है MICRO, इसमें किसको वर्ड पकड़ ले चलना हम लोग को, आई को, किसको पकड़ के चलना, आई का मतलब ही होता है इंडिविजुअल, आई का मतलब ही क्या होता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। माइक्रो में आई शब्द से आप पकड़िएगा, जहां पे इंडिविजुअल का बात होगा वहां आपका जो होगा क्या होगा, वेस्टी अर्थशास्त्र, वह क्या होगा, वेस्टी अर्थशास्त्र। आई मतलब इंडिविजुअल और आई का मतलब व्यक्तिगत, तो देखिए सब जगह व्यक्तिगत का ही जो है आप देखने को मिल रहा है, ठीक है आपको। तो यहां पे आप लोग याद रख लीजिएगा। अब इसका जो है आंसर पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर अब आप लोग खुद आसानी से दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे माइक्रो में कौन सा वर्ड पकड़ने बोला आपको, आई का मतलब इंडिविजुअल, आई का मतलब इंडिविजुअल मैंने पकड़ने बोला, ठीक है। और उसी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत। देखिए पहला ऑप्शन ही दिया व्यक्तिगत इकाई, बिल्कुल सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। और मैंने कहा माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल होता है, तो ये भी छोटे छोटे चर का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। और हम लोग अभी बोले इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी, ऑप्शन सी भी जो है ये भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे तीनों आंसर सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि आपका इकोनॉमिक्स में जो अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। इकोनॉमिक्स जो है समझने वाला बुक है, समझने वाला चैप्टर्स है, इसमें जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको दिक्कत होगा, आपको फंसिएगा एग्जाम में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में दिक्कत हुआ था पिछली बार भी, जो विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर्स करके गए थे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को डिटेल ही बताने का कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए और एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है, एकदम फोड़ के आए। चलिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है और एग्जाम से सट के है, ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, ये जैक 2022 में पूछा गया है और आपका शायद 24 में भी पूछा गया है, तो इस बार भी आप लोगों को पूछा जा सकता है 26 में, 2026 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, तो अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, इसमें क्या करते हैं, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, तो किसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप अगर परिभाषा याद रखते हैं तो आप पकड़ भी लीजिएगा। तो उपभोक्ता के व्यवहार का कंज्यूमर बिहेवियर जो हम लोग स्टडी किस में करते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो अभी मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप लोगों को शॉर्ट में बताया। व्यष्टि को इंग्लिश में कहते हैं MICRO, माइक्रो, माइक्रो में क्या पकड़ना है, आई का मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, तो पहला ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत इकाई, क्लियर हो गया। इसमें हम लोग समग्र आर्थिक इकाई का अध्ययन नहीं करते हैं, समग्र आर्थिक इकाई जो होगा वो होता है आपका मैक्रो में, जिसमें MA होता है, ए का मतलब होता है एग्रीगेट, मैक्रो, एक माइक्रो पढ़ रहे हैं, एक आप लोग मैक्रो पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है हम लोग सभी समग्र का अध्ययन नहीं करते, एग्रीगेट का अध्ययन नहीं करते, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि में करते हैं, ठीक है। और माइक्रो में जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का। बाकी उसके बाद ऑप्शन सी भी जो देख रहे हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है उसमें भी जो है हम लोग मैक्रो में ही अध्ययन करते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछा है, तो इसमें हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप लोग क्या अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका किसका अध्ययन किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट का, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, नीचे कमेंट कीजिए,
ठीक है, अभी तुरंत कर, वीडियो को देखते देखते कमेंट करिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो ऐसा सवाल नहीं है, वो पूछा गया सवाल है, मैं उसी को आपको पूछ रहा हूं। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नीचे आप लोग कमेंट करके लिखिए। ठीक है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, नीचे कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को जो है उसका जो है किसने बताया था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को किसने बांटा था अर्थशास्त्र को 2 इकाइयों में, वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए अब तक हम लोग व्यष्टि पढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, समष्टि। समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो, उसमें MI था, इसमें MA है, CRO, इसको समष्टि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समष्टि। समष्टि में जो होता है एक वर्ड आ रहा है, उसमें I था, इसमें A आ रहा है। ए का मतलब हो गया एग्रीगेट, ए का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, समग्र। ठीक है, तो समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसमें व्यक्तिगत करते थे, इसमें समग्र आर्थिक इकाइयों का। तो समग्र आर्थिक इकाइयों में अध्ययन करेंगे तो आपका क्या क्या आएगा, तो उसको चलिए इसका भी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आंसर पर। ठीक है, तो चलिए इसका भी आपका सब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है 2022 में ये। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है, तो अंग्रेजी का मैक्रो जो है शब्द, ये भी ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, वो माइक्रोस से बना था, ये मैक्रोज से बना है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है विशाल। उसका अर्थ था छोटा, इसका अर्थ होता है विशाल। द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज, याद रख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य, जैसे हम लोग इसमें समग्र का बात करें, व्यक्तिगत का नहीं, तो इसमें पूरी टोटल का बात करेंगे, पूर्ण रोजगार की समस्या का बात करेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, इन्वेस्टमेंट, समग्र उपभोग। ठीक है, एग्रीगेट, तो जहां समग्र है उसी को इंग्लिश में एग्रीगेट कहेंगे। समग्र निवेश, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आदि के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो जो चीज़ लिखा हुआ है ये व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, इसमें समग्र आर्थिक इकाई का अध्ययन होगा तो ही इस पर हम बात करेंगे। जैसे पूर्ण रोजगार की समस्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, GDP हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बचत, सेविंग, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, आर्थिक विकास, ये सब समग्र आर्थिक इकाई है ना। तो इस जब भी समग्र का बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक्स को एक विशाल रूप में रिप्रेजेंट करेगा, छोटा रूप में नहीं। ठीक है, तो इसमें समग्र का जहां बात आएगा, एग्रीगेट का जहां बात आएगा, तो समझ जाइएगा समष्टि अर्थशास्त्र का बात हो रहा है। और उसे हम लोग किस नाम से जानते थे, व्यष्टि को जो है कीमत सिद्धांत के नाम से जानते थे, और जबकि इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम कहते हैं आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टेलीग्राम में जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट PDF से नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में पर्सनली आप लोग मैसेज करके एक्सट्रोवर्ट ABH मेरा इंस्टाग्राम का ID है, वहां जाके फॉलो करके मैसेज कीजिए, मैं सारा चीज आप लोगों को वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे हम लोग इसका आंसर को पहले देखेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, MA से एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना सच एज फुल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज आता है। इसमें राष्ट्रीय आय का बात करते हैं, बिल्कुल सही है, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन का भी बात करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका लाइव टेस्ट भी लेके आऊंगा, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कौन कौन विद्यार्थी इकोनॉमिक्स का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोगों का वो भी लिया जाएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 100 से अधिक बच्चे अगर कमेंट कर दिए लाइव टेस्ट लीजिए सर, तो मैं रेगुलर आप लोगों का जब तक एग्जाम होगा हम लेते रहेंगे लाइव टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
चूंकि यहाँ पे वेस्टी लिखा है, माइक्रो लिखा है, तो इसके हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थ की शाखाएं कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग वस्तु और कीमत के निर्धारण का बात करते हैं, साधन का चूंकि प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं ना, तो उसमें फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन का भी बात करते हैं, आर्थिक कल्याण। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस याद रखिएगा तो आप लोगों को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्ट्स वालों से पूछा गया है, तो कॉमर्स वालों से भी पूछा जाता है, आर्ट्स वालों से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए इसका पहले देख लेते हैं कि उत्पादन के साधन है क्या क्या। ठीक है, तो देखिए उत्पादन के जो एजेंट होते हैं, जो एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है भूमि लैंड, दूसरा है लेबर कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और उद्यमिता। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आपका जो है क्या है पूछा गया है, उत्पादन के साधन कौन से हैं, तो आपका लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों होगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे, आप लोग का जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, आगे भी सीरीज चाहते हैं तो नीचे कमेंट करते आप लोग बताइएगा जरूर। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंगिंग टू, ये कॉमर्स वालों से 2022 में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े माइक्रो हो या मैक्रो, दोनों ही वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ऑप्शन बी जो होगा देखने के साथ में फटाक से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है। विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 2020 में कॉमर्स वालों से पूछा गया और साइंस वालों से पूछा गया। तो 8 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो मैक्रो को डिवाइड करने वाले क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। कौन है, रेगनर फ्रिश। ठीक है, ये जो दो बुक पढ़ रहे हैं इसमें योगदान किनका है, रेगनर फ्रिश का, ये इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। इस बार का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जो अभी तक नहीं देखे हैं, 1 घंटे का वीडियो है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो उससे तय मानिए कि उसका आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंबाइंड करके मैंने बताया, एक एक चीज को बारीकी से बताया। आप लोग 1 घंटा समय निकाल के प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग का इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पता नहीं इस बार वीडियो पहुंचा नहीं, आप लोग शेयर नहीं किए, नहीं तो पिछले बार स्टूडेंट ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया था, रेगुलर वीडियो बनाने का मन कर रहा था। इस बार के थोड़ा सा हमको निराशा मिला है, इसलिए मैं कंटिन्यू भी नहीं हूँ। इस वीडियो में आप लोग से देखते हैं कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट कितना रहता है। चलिए, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो जो फादर है इकोनॉमिक्स के, ठीक है, 1776 में इकोनॉमिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये जो बुक आया था और इसमें बात किया गया था किसका, साइंस ऑफ वेल्थ का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। यह भी मॉडल सेट से क्वेश्चन है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो देखिए लिमिटेड सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार। ठीक है, तो देखिए आपका एडम स्मिथ ने जो है वो बताया था अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में। कल्याण संबंधी परिभाषा जो है दिया गया था आपका अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और उसके बाद दुर्लभता संबंधी यानी स्केर्सिटी डेफिनेशन जो है दिया गया था आपका रॉबिन्स के द्वारा, लियोनेल रॉबिन्स नाम है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया था कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, अब आपकी आवश्यकताएं असीमित है। यानी आप हर कोई विद्यार्थी यहाँ पे चाहता होगा कि मेरे पास एक अच्छा साइकिल हो, जिसके पास साइकिल वो चाहता हो कि मेरे पास अच्छा बाइक हो, जिसके पास बाइक होगा वो चाहता है मेरे पास कार हो, महंगी कार हो। ठीक है, हम लोगों का आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। कुछ चीज़ें हैं तो हम सोचते हैं और अच्छा चीज़, इससे ब्रांड का चीज़ हो। ठीक है, तो मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित है। ठीक है, लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास क्या उतना पैसा है जो हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, नहीं। अगर किसी का फादर जो है, पिताजी जो है,
वो 10,000 ही कमाते हैं। मान लीजिए आप ही किसी टाइम में 10,000 इनकम कर रहे हैं, या आपके घर में पापा 10,000 ही इनकम करते हैं, कमाते हैं, तो उसमें क्या वो 10,000 केवल आपके बाइक खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए साल भर रखेंगे? नहीं, उस पैसे का यूज आपके ट्यूशन फी भरने में चला जाता है, स्कूल का फी देने में चला जाता है, उसके बाद आपका घर परिवार चलाने में चल जाता है। तो क्या है कि आपके पास जो है आपकी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड, मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है, लिमिटेड है। संसाधन क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। आवश्यकताएं असीमित है, ठीक है, लेकिन हमारा संसाधन क्या है, सीमित है। हमारे पास संसाधन क्या है, पैसा जो हमारे पास सीमित है। बाइक का दाम है 1,20,000, ठीक है, और हम कमा रहे महीना का 10,000, तो संसाधन मेरे पास क्या है, सीमित ही है ना भैया। संसाधन क्या है, सीमित है। और खाली संसाधन सीमित नहीं है, इस 10,000 रुपये का उपयोग आप अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, तो इसका क्या है, इसका क्या है, आपका वैकल्पिक उपयोग भी है, अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अल्टरनेटिव क्या है, यूजेस भी है। तो अल्फ्रेड जो आपका यहाँ पे लियोनेल रॉबिन्स जो है, इन्होंने 3 चीज़ बताया था। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मानव की आवश्यकता असीमित है। आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। और इनका क्या है, वैकल्पिक उपयोग भी है ना। तो ये चीज़ बताने वाले कौन थे, आपका रॉबिन्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में भी जो है इन्होंने ही बताने का काम किया था। इकोनॉमिक्स का रॉबिनहुड पांडे भी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए थे इन्होंने, बता दिया था कि इकोनॉमिक्स को हम अलग सब्जेक्ट के रूप में क्यों पढ़ें, ठीक है। तो लियोनेल रॉबिन्स का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या बताया था कि हमारी आवश्यकता है असीमित है, लेकिन आवश्यकताओं की तुलना पर हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, सैमुअल्सन के द्वारा क्या डेफिनेशन दिया गया था, आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ पे कमेंट कर करके आप लोग लिखिएगा तो आपको याद होते जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा लिखने से भी याद होता है, तो आप लोग इसी में कमेंट कीजिएगा। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी, धन संबंधी परिभाषा। कौन संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन दिया गया था। इन सभी का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया, ये वीडियो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया था, वेल्थ डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा, ठीक है। रॉबिन्स के द्वारा कौन सी परिभाषा दिया गया था, रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था आपका दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्केर्सिटी डेफिनेशन दिया गया था रॉबिन्स के द्वारा। और सैमुअल्सन के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी, ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये चारों अर्थशास्त्री का नाम आपके बुक में दिया गया है, और इसमें से एक जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म है, लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रह जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जिसको हम इकोनॉमिक्स का रॉबिनहुड पांडे बोलते हैं, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। 2011 और 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का भी बात करते हैं हम लोग, और सीमित संसाधन से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो दोनों ही बात किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन आ गया जिसका मैंने डिस्कस किया। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप अर्थशास्त्र लेकर पढ़ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, और हर बार आर्ट्स या कॉमर्स में ये क्वेश्चन दे ही दिया जाता है, ठीक है। 20 और 21 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इनके बारे में लिख भी दिए गए, तो सब्जेक्ट में भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि यहाँ पे लिख देना सही रहेगा। तो अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म सन 1776 में एडम स्मिथ के राष्ट्रधन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज के प्रकाशन के साथ हुआ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। उनका बुक का नाम था राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज born with the publication of Adam Smith's book
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसलिए इनका जो परिभाषा है, इसको वेल्थ ऑफ नेशन धन केंद्रित परिभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, धन केंद्रित परिभाषा ये कहा जाता है एडम स्मिथ का बुक। और कब पब्लिश हुआ था ये बुक? 1776 में। और पहली बार इन्होंने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में परिचित कराया, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद और कई परिभाषाएं आई, लेकिन सबसे पहला इन्हीं का था। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? मैंने अभी बता दिया। पहला धन केंद्रित परिभाषा, उसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो देखिए, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग, माइक्रो और मैक्रो दो शब्द का प्रयोग बहुत बार देख रहे हैं। 2012, 15, 21 और 26 में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के जैक के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैगनर फ्रीस। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव में। रैगनर फ्रीस जो है ने 1933 में पहली बार आर्थिक सिद्धांत को दो शाखाओं में दर्शाने के लिए दो शब्द का यूज किया था, व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले 1933 में किसने यूज किया था इस चीज को? इस चीज को यूज करने वाले थे आपका रैगनर फ्रीस, याद रख लीजिएगा। रैगनर फ्रीस जो है कॉनाइड वर्ड्स द माइक्रो एंड मैक्रो इन 1933 टू डिनोट द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो 15 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, अल्फ्रेड मार्शल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कल्याण संबंधी परिभाषा इनके द्वारा दिया गया था। अच्छा देखिए, अभी तक हम लोगों ने उत्पत्ति के साधन है पढ़ा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने पढ़ा क्या? भूमि, श्रम और मजदूर, भूमि, श्रम और पूंजी। ठीक है, तो ये तीनों होता है आपका उत्पत्ति के साधन, किसको छोड़ के? मुद्रा। ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, नहीं पूछा है। ऐसे क्वेश्चन ही इस बार आप लोगों का पूछा जाएगा सीबीएसई पैटर्न में। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को है वाला नहीं, साथ में नहीं वाला भी याद करके जाइएगा। ठीक है वाला याद रहेगा तभी ना नहीं वाला पकड़ पाइएगा। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है पूछता तो तीनों ही करेक्ट होता। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2016 में पूछा गया। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उद्योग। तो हमने कहा था कि जहां माइक्रो मिले उसमें एक वर्ड खोज लेना भैया आप, MI। आई से क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ भी इंडिविजुअल, यहाँ भी इंडिविजुअल, यहाँ भी इंडिविजुअल। तो आंख मूंद के हम लगा देंगे कि इनमें से सभी किस में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो में आएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांच। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन जो है किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो 18 का। हम लोग किसी को छोड़ तो नहीं सकते हैं, हमको दोनों ही में ही अध्ययन कर रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ों का। तो आपका उपरोक्त दोनों जो होगा ऑल अबव 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कल्याणवादी अर्थशास्त्री है? तो कल्याणवादी अर्थशास्त्री का बात किया 19 नंबर में। तो 19 का अभी हम लोग बात करेंगे किसका? जेबी से। इसका जेबी से, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है? हु सेड इकोनॉमिक्स समटाइम पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो ये आपका होगा यहाँ पे फ्रेडमैन। क्या होगा? फ्रेडमैन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस, याद रख लीजिएगा नाम को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, स्कोप ऑफ स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2022 में आर्ट्स वालों से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन का भी बात करते हैं, मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन। ठीक है,
और उसके बाद वितरण उत्पादन के साधनों का, ठीक है, ये भी बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, जो इंस्टा में है वो इंस्टा में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को भेज दूंगा सारा पीडीएफ्स, नोट्स, जो भी चीज़ होगा। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं के ढांचा खड़ा है? तो ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो आपका 22 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बता दिया, इसमें असीमित आवश्यकताओं का बात करते हैं, सीमित संसाधन दोनों का बात करते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे ध्यान से सुनते जा रहे हैं वो खुद आंसर देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सही? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि रॉबिन्स जो है, रॉबिनहुड पांडे जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, दबंग इकोनॉमिक्स का, तो उन्होंने क्या बताया था कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है और लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। और संसाधन सीमित होने के कारण दुर्लभता जो है, दुर्लभता की समस्या जो है चयन को जन्म देती है। अब चयन को कैसे जन्म देती है इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए आप बड़े हो गए और आप अपना ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, चूँकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या साइंस आर्ट्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बिजनेस करने के लिए बोल दिया गया कि जाओ मेरे पास इतना एकड़ ज़मीन है, ठीक है, आप उसमें जो भी बिजनेस करना है कर लो, और आपको 1 एकड़ ज़मीन दे देते हैं और आपको 10 लाख रुपया दे देते हैं, आपको जो करना है आप करो, हम आपको जो है बड़े हो गया, आपको हम छोड़ दिए। अब क्या हो रहा है कि आप गांव गए, गांव में आपको पास बहुत सारी समस्याएं आएगी। आपके पास संसाधन है, संसाधन तो है लेकिन एक लिमिटेड संसाधन दिया गया है ना। संसाधन क्या दिया गया? ये ज़मीन दे दिया गया 1 एकड़ और 10 लाख रुपया दे दिया गया। अब उसमें बोला गया कि आप अपना ज़िंदगी को कैसे भी बना सकते हो, आप सोचो अपना। तो आप जब गाँव गए तो आपके पास दिमाग में आ रहा है करे तो करे क्या, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है कि आप अच्छे सोच रखते हैं, तो आप यहाँ पे पहले सोचेंगे कि चलो मेरे गांव में क्या नहीं हम सोचते हैं। तो गांव में आपके पास 3 प्रमुख समस्याएं आती है। पहला है कि गांव में हम एक क्या करें, सबसे पहले एक अच्छा स्कूल खोलते हैं, ठीक है। चलिए, स्कूल के बाद आपको लगा गाँव में क्या है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। फिर आपको लगा गाँव में क्या है, घूमने फिरने तो सब आते हैं लेकिन गाँव के बाहर जाना पड़ता है, तो गाँव में एक शॉपिंग मॉल नहीं है, तो हम एक शॉपिंग मॉल खोल देते हैं, ठीक है, तो एक मॉल खोल देते हैं। तो इतना 3 चीज़ आपके पास आ गया, यानी आपकी आवश्यकताएं क्या है, गांव में आपकी आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन आपको पापा क्या दिए हैं, आवश्यकताओं की तुलना में आपके पास संसाधन क्या है, ज़मीन भी 1 एकड़ ही है और पैसा भी 10 लाख है, यानी संसाधन भी आपको सीमित मिला हुआ है। आपकी आवश्यकता असीमित है लेकिन संसाधन आपके पास क्या है, सीमित है, ठीक है। इसी में सब कुछ करना है, तो इसी ज़मीन पे आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल और मॉल एक ही ज़मीन पे तो हो नहीं सकता, और इतना पैसा में आपका अब आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों चीज़ बना दे, ठीक है। तो आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा, जो आवश्यकता है, ठीक है, क्या हम बनाएं, मेरे पास इतना है गांव की आवश्यकताएं और मेरे पास संसाधन क्या है, सीमित है। तो पहला तो क्या बोले हम कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और आवश्यकता को तुलना पास हमारे पास संसाधन क्या है, यहाँ पे सीमित है। अब क्या हो रहा है कि आप देखिएगा कि करना तो कुछ है लेकिन सोचना पड़ेगा। तो पहले आप देखेंगे कि आसपास में अगल बगल गांव में कहीं अच्छा स्कूल है, तो आपको पता चलता है कि हाँ स्कूल तो है भैया। फिर आप देख रहे हैं कि कहीं अगल बगल में गांव से थोड़े दूर पर क्या मॉल है, तो आपको पता चलता है हाँ शॉपिंग मॉल भी है। लेकिन अगल बगल में आपको पता चलता है कहीं भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो गांव के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या लगा अभी बनाना, हॉस्पिटल। यहाँ समझ में आया, ठीक है। तो यही जो है संसाधन दुर्लभ होने के कारण, सीमित होने के कारण ये समस्या आपको क्या देता है, चयन का समस्या कराता है। इतने मेरे पास आवश्यकताएं असीमित था, आवश्यकता असीमित की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या था, सीमित था। और सीमित होने की वजह से हमको क्या करना पड़ा, चुनना पड़ा कि मेरे लिए अर्जेंट क्या है, मेरे लिए ज़रूरी क्या है। तो संसाधनों की आवश्यकताओं की तुलना पर हमारे पास संसाधन सीमित है, ठीक है। तो इसी को, यही जो है दुर्लभता की समस्या जो है आपको किसको जन्म देता है, चयन को जन्म देता है, ठीक है। हमको यहाँ चुनाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको
दुर्लभता की समस्या जो है चयन को जन्म देती है। इसलिए इकोनॉमिक्स को अगर शॉर्ट में डेफिनेशन पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। ये आपको चयन बताता है, ये आपको रियल लाइफ के साथ जीने बताता है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा बच्चा वो कभी भी जो है सही डिसीजन लेता है कि अभी वर्तमान में हमको क्या जरूरी है, क्या करना जरूरी है। अभी क्या हम लोग ज़्यादातर समय पढ़ाई को छोड़ के अगर हम नेटफ्लिक्स पे या सिनेमा देखने में या वेब सीरीज़ देखने में या हम लोग रील्स चलाने में अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो ये रील्स मूवीज़ आपके आते जाते रहेंगे, बाद में भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन ये समय अगर आपका चला गया तो आपका रिजल्ट जो आएगा आप उसको दोबारा देखने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए साइंस वालों को तो पता है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं अगर 75% नहीं लाते तो जेईई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं जिनका बहुत सारा ऐसा फॉर्म होता है जिसमें फर्स्ट डिवीज़न करना रहता है, ठीक है। उसका फॉर्म का आप भर नहीं पाएंगे अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहा जाता है कि नेवी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश में कम से कम 60% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स को भी क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। हम लोग साल भर दूसरा अकाउंट्स पढ़ते तो अकाउंट्स ही पढ़ते रहते हैं, बीएसटी अकाउंट्स बीएसटी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स को उधर साइड में रखते हैं। फिर साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में रहते हैं, मैथ्स में रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो दो सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान नहीं देते, कि तो इंग्लिश और दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स। ये दो चीज़ें आपका मार्क्स स्कोर बढ़ाने में, परसेंटेज बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो थोड़ा सा भैया थोड़ा दिन पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो आप अच्छे जगह पे जाइएगा, अच्छा फॉर्म भर पाइएगा। तो ऐसा चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आप पढ़ाई ही करिए, ठीक है। हाँ, अगर खेलकूद में है और आप पढ़ाई को अभी डिग्री भी लेना चाहते तो कुछ दिन भैया स्टॉप करिए ना एग्ज़ाम तक, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये तीनों का तीनों ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन है, व्हिच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये 18 और 22 में, और ये आपका ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बल्कि ये सब्जेक्टिव में भी भर भर के पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग बोला गया है, और आर्थिक विकास बोला गया, या उपरोक्त सभी। तो 24 का जो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए सेंट्रल प्रॉब्लम लिखा गया तो इसको समझना जरूरी, क्योंकि आपका एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो 3 केंद्रीय समस्या। तो पहला जो है क्या उत्पादन करना है। एक अर्थव्यवस्था में करोड़ों वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, जिसमें यह निर्णय करना पड़ता है किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। अभी हमने बताया, हम लोग के पास प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो कैसा वस्तु उत्पादन करना है, विलासिता की लग्जरी गुड्स का बनाना है, पूंजीगत कैपिटल गुड्स बनाना है, ठीक है, या उपभोक्ता वस्तु खाने पीने का सामान, ठीक है, या यूज़ करने का सामान बनाना है लोगों के लिए, ठीक है। तो या अन्य किसी टाइप का अगर आपको प्रोडक्शन करना, वस्तु बनाना है। यह निर्णय लेने के बाद कि क्या उत्पादन करना है, हमको यह भी निर्णय लेना होता है कि कितना मात्रा में उत्पादन करना है, ये भी आपके पास समस्या होता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। एन इकोनॉमी हैज मिलियंस ऑफ कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, इट हैज टू डिसाइड वेदर प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स, वेज गुड्स, it may be decide between capital goods, consumer goods. Having decide what to produce also has to decide how much to produce, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला है क्या उत्पादन करने के बाद हम सोच लिए हमको ये प्रोडक्शन करना है, लेकिन कैसे करेंगे, मेरे पास सामान कहाँ से आएगा, ठीक है। कैसे, मतलब हम उपभोक्ता व लोगों को काम पे लगाएंगे या मशीन के द्वारा काम करेंगे। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। जो चीज़ हम सोच चुके हैं, क्या उत्पादन हम सोच लिए, तो उसके बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कैसे उत्पादन करें। तो अगला चयन होता है उत्पादन की तकनीक का, हम मशीन से काम कराएं या लोगों से काम कराएं, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि किसी वस्तु को उत्पादन के लिए साधनों को कैसे संयोजित किया जाए, कलेक्ट किया जाए, और किसी साधन की उपलब्धता के आधार पर अगर किसी एरिया में हमको मशीन से सस्ता में अगर लोगों से काम मिल जा रहा है, ठीक है, तो हम लोगों के द्वारा काम कराएंगे। अगर मशीन के द्वारा कराएंगे तो वहाँ पे लोगों की कमी है, जल्दी जल्दी आपको काम निकालना है तो मशीन का यूज़ करिएगा। तो किसी विशेष संसाधन की उपलब्धता के आधार पर एक अर्थव्यवस्था को या लोगों से काम करा रहे तो श्रम प्रधान, और आप अगर मशीन और तकनीक का यूज़ करें तो पूंजी प्रधान तकनीक के मध्य हमको चयन करना पड़ता है। तो कैसे उत्पादन करना है दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है।
how to produce. The next choice is choice of technique production. Every economic faces the problem of as how resource should be combined for the production a given commodity depending upon availability of particular factor production. An economy may choose between लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, खाली यही वाला पूछ दिया गया था, कैसे उत्पादन करें, और 2 मार्क्स दिया गया था. ठीक है, और तीनों मिला के दिया जाता है तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है. अगला है किसके लिए उत्पादन करें. किसी वस्तु का उपभोग करना है और उपभोग किसके द्वारा आना है, यह बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय उत्पादन साधन समूह के बीच कैसे वितरित किया जाए. आप सोच लिए क्या बनाना है, उसके बाद सोच लिया आप कैसे बनाना है वो भी सोच लिए, लेकिन आप लोगों के बीच जो है सामान को पहुंचाइएगा क्या. ठीक है, किसके लिए आप ये सामान बना रहे हैं, ये दिमाग में आपको क्वेश्चन आएगा. तो ये होता है हाँ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. व्हाट गुड्स शुड बी कंज्यूम एंड हु डिपेंड्स अपॉन हाउ नेशनल प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, फैक्टर्स, ऑनर्स. और इन सभी केंद्रीय समस्याओं का जो है क्या है, ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम राइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. याद रख लीजिएगा इस चीज को. चलिए, तो इसका आपको क्लियर हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो मैंने बता दिया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन कैसे करें और संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, और उसके साथ आपको क्या देखना पड़ता है, आर्थिक विकास का योगदान का भी बात करते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. पूछा गया 25 नंबर पे, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है. टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू. जैक 2019 में पूछा गया. तो ये 25 नंबर का जो है करेक्ट आंसर होगा. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, मूलतः जो है समस्या आती है चयन की समस्या का. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, तो हम तो पढ़ चुके हैं. तो यहाँ ऑप्शन आंख मूंद के हम लगा सकते हैं क्या, चुनाव की. अगला क्वेश्चन 26 नंबर, संसाधन की प्रमुख विशेषता कौन सी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ साइलेंट रिसोर्स. ठीक है, 26 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों. क्यों कि यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होता है संसाधन, और इसका वैकल्पिक उपयोग भी संभव है. दिस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, यह मैंने मॉडल पेपर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है. तो दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र बिंदु ए और बिंदु बी तक चलन दर्शाता है. तो जो बच्चे अभी देख रहे वीडियो को तुरंत देखने के बाद मेरा मॉडल पेपर वाला वीडियो देख लीजिएगा. अगर चाहते एग्जाम में, मतलब चाहते इस बार एग्जाम में अच्छा करें, माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने सपने पूरे करें. ठीक है, और आप लोग का रिजल्ट कहीं आपके आगे फ्यूचर में बाधा ना बने, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, और नीचे कमेंट भी कीजिएगा, सर आपने बताया, हमने देख भी लिया और कैसा लगा, नीचे कमेंट करके भी बताइएगा. फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं. अभी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स का क्लास यहाँ पे कैसे लिया जाता है. ठीक है, बस इस बार के बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया तो थोड़ा सा टूट गए थे और मन भी नहीं कर रहा था. बस आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो मैं लगातार आप लोग के लिए रहूँगा अवेलेबल. बस आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में जो है ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे समझा दिया हालांकि, तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता देता हूँ. 27 का जो होगा आंसर होगा वस्तु X का अधिक उत्पादन और तथा वस्तु Y का कम उत्पादन. ठीक है, ये जो X है ये अधिक उत्पादन कर यहाँ पे बता रहा है और Y का बता रहा है क्या, कम उत्पादन. Y क्या हो रहा है, यहाँ से अधिक था इधर इधर आते हुए इसको क्या हो जा रहा है, कम उत्पादन को डिनोट कर रहा है. तो याद रख लीजिएगा इस चीज़ को. ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए कम और अधिक. X का अधिक दिख रहा है और Y का कम. ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है. तो अभी मैंने बताया 3 केंद्रीय समस्या है. क्या उत्पादन करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद है कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स, ऑप्शन सी. तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है. कॉमर्स में पूछा गया है. ठीक है, कॉमर्स और साइंस वालों से. विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. देखिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों बात किया ना, तो 2 प्रकार के हम लोग इकोनॉमी का बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी. लेकिन दोनों को लेकर जो चलता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. तो दोनों को लेकर बात किया है, तो यहाँ पे आपका
मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट होगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, मैंने 3 अर्थव्यवस्था का बात की, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। तो यहाँ पे पूछा गया समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें अधिकतम हम लोग बात करते हैं लोक कल्याण का। तो यहाँ पे लोक कल्याण कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, अगर यहाँ पे सोशलिस्ट के जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता तो इसका आंसर क्या होता? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखना चाहते हैं विद्यार्थी क्या आंसर देते हैं, और जो मैं पूछ रहा हूँ वो पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, शर्माना नहीं है, गलत हो या सही हो इसमें क्या है, लेकिन एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए, है ना। चलिए 31 में पूछा गया किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो 31 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, किसके आधार पर? कीमत के तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, किसके आधार पे? प्राइस मैकेनिज्म के बेस पे डिसीजन लिया जाता है, तो आपका होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, 2012, 16 और 17, 32 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जो आपका क्या बताता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, याद रख लीजिएगा। सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? तो सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? 2022 में पूछा गया। 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभता। ठीक है, स्कैर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जैक में। ठीक है, 21 और इस बार भी ये पूछा जाएगा 2026 में। तो हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्शल। किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा दिया गया है। देखिए, गणनावाचक सिद्धांत के अनुसार जो है उपयोगिता को हमेशा मुद्रा में मापते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, तो हमेशा जो हम लोग इसमें किस में मापते हैं? मनी में मेजर करते हैं। और फिगर में एक तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ एप्पल दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको मैंगो दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। ठीक है, अब इसमें जो है गणनावाचक जो अर्थशास्त्री होते हैं, तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट के जो है अर्थशास्त्री का क्या है, मत क्या है उन लोगों का, कि उपयोगिता की गणना 1, 2, 3, 4 के में की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप एक सेब के लिए जो है 20 रुपये देना चाह रहे हैं, एक सेब के लिए 20 रुपये देना चाहते हैं, और वहीं आप आम के लिए 10 रुपये ही देना चाहते हैं। आप फल खरीदने गए हैं, आप एक सेब खरीद रहे हैं, उसके लिए आप 20 रुपया देने के लिए रेडी है, लेकिन आपके आम खरीदने के लिए आप 10 रुपया ही देना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब ये बताया जाता है इसमें कि सेब की उपयोगिता आम से अधिक है, इसलिए आप एक सेब के लिए 20 रुपया दे रहे हैं और आम के लिए 10 रुपया दे रहे हैं, यानी सेब की विशेषता आम से आपके लिए अधिक है ना। तो इसको इसलिए गणनावाचक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गणनावाचक। इसमें हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संख्याओं के रूप में उपयोग करते हैं, 10, 20 ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये किसके द्वारा दिया गया? मार्शल के द्वारा, इनका ये मत था। ठीक है, गणनावाचक सिद्धांत, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है उपयोगिता का, किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा, और ये याद कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, ये गोसेन वाला जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चंस जो है धनादन जो आपको मिलते जाएगा, वो एग्जाम में इस बार आने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? तो विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन 2022 में पूछा गया। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन के द्वारा दिया गया है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया है? नीचे कमेंट करके बताइए। इसका गोसेन का बोला है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी किसके द्वारा दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए अभी के अभी। चलिए 36 नंबर देखते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैंने क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बताया था कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता क्या होता है, बढ़ता है। ये आपका 3 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा, रूल याद रखिएगा। जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा मार्जिनल टोटल यूटिलिटी स्टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज आपका पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ये पहला रूल है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। उसके बाद दूसरा लिखा गया रूल कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम होती है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, चलिए अगला है रूल, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तीनों का तीनों रूल ही है। ठीक है, ये तीनों रूल है और तीनों रूल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल उपयोगिता और आपका सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध क्या है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। इसको आप कॉपी में लिख के भैया याद कर लो, ये आपका क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों रूल याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा एग्जाम में। अब अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों रूल ही सही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, देखिए क्वेश्चन बना दिया ना, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो कुल उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य। क्या होती है, शून्य। तो तीनों रूल याद रखिएगा तो आसानी से आंसर दे दीजिएगा। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 17, 19, 22 और इस बार का 26 याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम सीमांत उपयोगिता के नियम का विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। तो मूल प्रतिपादक पूछा गया भैया, तो ये आपका आंसर होगा गोसेन, याद रख लीजिएगा। अभी मार्शल का बात किए थे, अभी फिर यहाँ पे गोसेन आ गया। गोसेन का 2 रूल दिए थे ना उन्होंने गोसेन के द्वारा। तो फर्स्ट लॉ तो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें बात किए थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है गोसेन का सेकंड नियम है। गोसेन का क्या है, सेकंड नियम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ पहले डिस्कस किए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। और उसके बाद दूसरा अभी पूछा गया है क्या, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, ये गोसेन का ही जो है दूसरा नियम है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ गोसेन का ही है। ठीक है, 39 नंबर, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर दे दिया। मान लीजिए एक चॉकलेट आप खाते हैं, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को किटकैट पसंद है, तो किसी को कुछ और पसंद है। आपका पसंद क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आप वही चॉकलेट पसंद क्यों करते हैं, आपको खाने में अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा लगता है उसका, इसलिए आप खाते हैं ना। तो खा भी रहे हैं तो उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं। तो जिस चीज़ का हम उपभोग करना चाहते हैं उसके लिए अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें उस चीज़ का क्वालिटी होगा तभी ना हम उस चीज़ को पैसा पे कर रहे हैं। अब साबुन का भी क्वालिटी अलग अलग होता है, कुछ लोग डव साबुन यूज़ करते हैं, कुछ लोग नीमा साबुन, कुछ लाइबो, कुछ डेटोल, अलग अलग साबुन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं भैया, क्योंकि उस व्यक्ति का जो है उपयोगिता, उस व्यक्ति का उपयोगिता उस चीज़ से पूरा हो रहा है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अगर किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता है तो दैट मीन्स उसकी क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता उस चीज़ का है जिसके वजह से हम पैसा खर्चा करके उस चीज़ को खरीद रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे, यूटिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। तो सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ही हम जो है परिभाषा में कहते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो अगर परिभाषा पूछा जाए कुल उपयोगिता क्या है, तो किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन। चलिए अब हम लोगों ने
उपयोगिता का जो है क्या सीखा था, गणनावाचक सिद्धांत, ठीक है, कार्डिनल सीखा था, किसने दिया था। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। अब कार्डिनल तो दिया गया था किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा, और ये ऑर्डिनल आ गया भैया, ऑर्डिनल किसके द्वारा दिया गया, और ऑर्डिनल थ्योरी है क्या, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा गया। तो सुन लीजिए, देखिए यहाँ प्रश्न में पूछा गया क्रमवाचक, क्या पूछा गया, क्रमवाचक, उसमें पूछा गया था गणनावाचक, इसमें पूछा गया क्रमवाचक। तो क्रम होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा होता है ना, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं क्रम, इसको क्या कहते हैं, क्रम, ठीक है। तो यहाँ क्रमवाचक पूछा गया, तो इसका जो है परिभाषा दिया गया एलन और हिक्स के द्वारा। क्या दिया गया, एलन और हिक्स के द्वारा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो जैसा सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, सेब को क्या किए हैं, पहले रखे हैं, फिर उसके बाद आम रखे हैं, फिर उसके बाद किसको रखे हैं, बनाना, केला को रखे हैं, ठीक है। हम ड्राइंग अच्छा से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ों का हमने रखा और उसको एक क्रम में लिखा, उसमें रुपया में, नंबर में रखा था, ठीक है, किसमें, गणनावाचक में, और क्रमवाचक में हम लोग क्रम में रखे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रूप में, ठीक है। तो सबसे, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेब को, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आम को रखा गया, तीसरे नंबर पर केले को रखा गया। तो इससे पता चलता है कि सेब अधिक उपयोगी है, दूसरा उससे थोड़ा सा कम उपयोगी है आम, लेकिन दूसरा सबसे उपयोगी है आम, और सबसे कम उपयोगिता वाला जो है वो है केला, ठीक है। तो ये क्रम में रखें हम, अधिक उपयोगिता से आपका कम उपयोगिता की ओर। तो जब हम उपयोगिताओं को क्रम में हम बांटे तो उसको हम कहते हैं उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत, ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। और ये किसके द्वारा दिया गया, एलन और हिक्स के द्वारा दिया गया, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा आईडी यहाँ पे है आप लोगों के पास इंस्टाग्राम का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैसेज करिए, आप लोगों को पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियोस का लिंक कुछ भी हो आप लोगों को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भैया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस आएगा तो नोटिफिकेशन नहीं भी जा सकता है, तो जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर जाइएगा भैया आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आप लोग में से बताइए कि आप लोग किस स्ट्रीम से है। आर्ट्स वाले बच्चे कितने देख रहे हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे कितने हैं, और आप इस वीडियो को देख किस किस जगह से हैं, ठीक है। आप जिले का नाम लिखिएगा, अपना अपना जिले का नाम, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कहाँ से आप लोग हैं। और जो मेरे ज़िले से होंगे मैं उनसे भी मिल लूँगा, और बाकी ज़िले में अगर जाते हैं तो उनसे भी जरूर मिलना रहेगा, ठीक है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। तो मांग में जो है भैया कौन सा तत्व का होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप मांग कर रहे हैं तो घर में बोला जाता ना कि अखनी घर बिया हो एटा मांग कर लो। तो मांग का मतलब होता है क्या, जैसे शादी ब्याह में भी जो होता है मांगा जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन घर में भी होता है, बेटा बड़ा होता है तो पहले बाईसाइकिल मांगता है, साइकिल मांगता है, साइकिल फिर गाड़ी का मांग करेगा, फिर चार चक्का, है ना। तो क्या सब मिल जाता है, नहीं मिलता है। तो घर में, घर के देहात भाषा में हम लोग बोलेंगे तो मांग किया है, लेकिन इस इकोनॉमिक्स के हिसाब से मांग तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि आपके पास वो सामान खरीद के ना आ जाए, समझ में। तो सबसे पहले मांग होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वस्तु की इच्छा, आपको साइकिल खरीदने की इच्छा हुआ है तो आपका डिज़ायर टू कंज्यूम, आप इच्छा है कि हम साइकिल खरीदेंगे, पहला तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास वो पैसा होना चाहिए, मान लीजिए साइकिल का दाम 5,000 ही है तो वो पैसा भी होना चाहिए, तो एक सब निश्चित मूल्य आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5,000 रुपया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ठीक है 5,000 रुपया है, ये पैसा तो साइकिल खरीदने से अच्छा अभी 1 साल और रख देते हैं, हमको दूसरे काम में लग जाएगा। तो आप इच्छाड़ों को मार दिए, आपका इच्छा था लेकिन इच्छाड़ों मार दिए वहाँ पे, ठीक है। आप इच्छा किए साइकिल खरीदना है, आपके पास पैसा भी रहा लेकिन आपने साइकिल नहीं खरीदा, तो ये आपका मांग नहीं कहलाएगा। आपका इच्छा है साइकिल खरीदने का, आप साइकिल खरीदें, ठीक है, आपका इच्छा है, आपको साइकिल खरीदना है भैया तो आप साइकिल खरीदें, ठीक है, तो आपका वो मांग कहलाएगा। आपका इच्छा है, आपके पास पैसा है और आप उसको खर्च भी करने के लिए रेडी हैं, तो आपका वो क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। मैंने क्या बताया, आपका इच्छा है साइकिल खरीदना है, आपके पास उतना पैसा है, ठीक है, और पैसा को आप खर्च भी किए खरीदने के लिए, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो क्या है, डिमांड कहलाएगा।
ये नहीं कि हम पापा से डिमांड किए बाइक का, पापा से डिमांड किए साइकिल का, ठीक है, तो ये वाला नहीं। आप जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक हम डिमांड मानेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में मांग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वस्तु की इच्छा होना चाहिए, आपके पास एक वो जो खरीद रहे हैं उसका पैसा होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आप उस चीज़ पर खर्च करने के लिए रेडी होना चाहिए, तो ही आपका वो क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। एकदम आसान भाषा में समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल कैसा होता है? तो मांग वक्र का ढाल जो होता है ना 43 का हम बता दे रहे हैं आपका, ये बाएं से दाएं होता है भैया। क्या होता है? बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है, ठीक है, और ऋणात्मक ढाल होता है। जैसे इधर हम लिखते हैं कीमत और इधर लिखते हैं हम आपका क्वांटिटी को, ठीक है, मात्रा को। अब जैसे किसी वस्तु का दाम है, मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया, जब वस्तु का दाम 5 रुपया था तो आप वस्तु खरीद रहे थे 10 गो, ठीक है। फिर वस्तु का दाम हम बढ़ा दिए, आपका कर दिए 10 रुपया, क्या कर दिए 10 रुपया, तो वस्तु आप खरीद रहे हैं आप 5 गो, क्या खरीद रहे हैं 5 गो, है ना। तो क्या हो रहा है इससे कि जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मांग क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 15 कर देंगे तो हो सकता है आप यहाँ पे वस्तु जो 5 खरीद रहे थे अब बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से आप 3 ही या 2 ही वस्तु खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे कीमत क्या हो रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका मांग क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। तो इसलिए इसको ऋणात्मक ढाल कहते हैं और बाएं से दाएं, ठीक है। तो मांग वक्र का ढाल सामान्यतः क्या होता है, बाएं से दाएं होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बाएं से दाएं ओर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मान लीजिए घर में नमक है, ठीक है, खाने का पीने का सामान है, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ें क्या है कि कीमत बढ़ेगा तो आप नमक की मात्रा में थोड़ी कमी करिएगा, ठीक है। जितना चावल जितना सब्जी बना रहे हैं उसमें जितना मात्रा में नमक लगता है तो उसमें तो डालना है, चाहे नमक का दाम कितना भी बढ़ जाए। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका वस्तु का दाम में मूल्य में कमी भी हो जाए, ठीक है, किसी प्रकार के वस्तु में मूल्य में। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, उल्टा पूछा गया। यहाँ पे बोला किसी वस्तु की मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के वस्तुएं होते हैं जिसमें कमी होने से भी मांग में आपका वृद्धि नहीं होता है? तो ऐसे वस्तु को हम कहते हैं अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है, अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं, याद रख लीजिए। किस इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम कहेंगे अनिवार्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मैंने बता दिया था, कीमत, लोगों के आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, ये सभी चीज़ें मांग को बढ़ाने में या कम करने में आपका प्रभाव डालता है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगर कीमत जितना है उससे ज़्यादा दाम बढ़ा देंगे तो लोग उस चीज़ को आप खरीदना कम कर देंगे, ठीक है। अगर लोगों का पहले इनकम ज़्यादा था, अब इनकम क्या हो गया, कम हो गया, तो हो सकता है कि वो चीज़ खरीद ना पाए, या इनकम बहुत ज़्यादा हो गया तो और अच्छा चीज़, क्वालिटी वाला चीज़ खरीदे, ब्रांडेड चीज़ खरीदे, ठीक है। तो उपभोक्ता का रुचि में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन जो है मांग को प्रभावित कर सकता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले 3 कारक याद रख लीजिएगा, कीमत, आय में परिवर्तन और तीसरा उपभोक्ता की रुचि। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। देखिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, स्थानापन्न वस्तुएं, याद रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मांग के नियम है, तो मांग के नियम क्या है? तो मांग के नियम जो है, मांग का नियम एक जो है गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव जो है कथन होता है, क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। क्वांटिटेटिव कौन होता है?
मांग की लोच क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, लेकिन यहाँ मांग का नियम पूछा है तो यह गुणात्मक कथन होगा। दोनों में अंतर है। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड पूछा है तो हम कहेंगे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, गुणात्मक कथन कहेंगे। अब मांग की लोच बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है, तो हम कहते हैं मात्रात्मक कथन। लेकिन यहाँ खाली मांग बोला है तो मांग का नियम जो है आपका गुणात्मक जो होगा, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगा। क्योंकि यह केवल डायरेक्शन बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होगी और कीमत के घटने पर मांग में बढ़ेगी ना। यह नहीं बताता है कितना कम या कितना अधिक होगी। तो याद रखिएगा, इसलिए इसको गुणात्मक कथन कहा जाता है, ना कि मात्रात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि दोनों में टिक कर देते हैं, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव रहता है तो उसको टिक कर देते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मांग का नियम बोला है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बोला। मांग का नियम जो है गुणात्मक है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका मात्रात्मक है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों अलग है। आगे हम बताने वाले हैं मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो मांग में जो होगा कमी का जो है आपका बहुत कुछ कारण होता है। लोगों का इनकम अगर प्रभाव पड़ गया, कोरोना के समय में बहुत सारे लोग जो है घर बैठ गए थे तो खाली खाने पीने का सामान खरीद रहे थे और कोई चीज़ें खरीद पा रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। तो आय में कमी होने से भी जो है मांग में कमी देखने को मिलेगा। क्रेताओं की संख्या में कमी आने से मांग में कमी भी मिलेगा। उपभोक्ता का रुचि अगर चेंज हो जाए समय के साथ तो मांग में क्या होगा, कमी होगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया, 26 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग जो होता है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 49 को जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्य अगर वृद्धि करते हैं तो जो है आपका गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है या फिर स्थिर रहती है। तो गिफिन वस्तु की मांग क्या होता है, बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, गिफिन वस्तु क्या है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते कितने सारे बच्चे को मालूम है। ठीक है, आगे हम इसका आंसर भी बताने वाले। एक सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक होती है। अभी हम बता दिए ना, मांग वक्र का जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, बाएं से दाएं और ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक है, और ये मांग का है। ठीक है, मांग वक्र का बात की है हम लोग। ठीक, आप लोग जो है यहाँ पे मांग वक्र का ढाल क्या पूछा गया था, किसी वस्तु की पूर्ति का, यहाँ मांग वक्र लिखा गया। अगर पूर्ति वक्र, मांग वक्र है तो आपका नेगेटिव है, और पूर्ति वक्र होता तो आपका क्या होता। ठीक है, सप्लाई जो है कर्व कैसा होता, पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता, या अनडिफाइंड होता, या जीरो होता, आप लोग नीचे बताइएगा। इसका आंसर तो ए होगा, लेकिन हमने पूछा है आपसे पूर्ति वक्र की ढाल कैसी होती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए दिया गया है डिमांड से ही, मांग चैप्टर से। एक वस्तु की मांग वक्र डी खिसक कर डी हो जाती है, और एक डी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रही है, सीबीएसई में पूछा गया। चूंकि आप लोग को कहा गया इस बार सीबीएसई पैटर्न से क्वेश्चन रहेगा, तो थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सीबीएसई का क्वेश्चंस भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलग लग रहा है ना क्वेश्चन यहाँ पे। तो 51 का जो है करेक्ट आंसर भैया आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। चलिए क्या क्या है हम देखते हैं। वस्तु की कीमत, यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन को देखने दीजिए। एक वस्तु की मांग वक्र डी, ठीक है, पहला अलग चीज़ दिखाया गया, उसके बाद स्मॉल डॉटेड देके डी दिया गया। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, क्यों ये ऐसा शिफ्ट हुआ इधर से उधर। तो 51 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। अलग डिमांड डी, कैपिटल डी से स्मॉल डी में जा रहा है, यानी शिफ्ट किया है। तो यानी हो सकता है कि वस्तु को क्या किया गया है, हो सकता है कि प्रतिस्थापन वस्तु का क्या हुआ होगा, कीमत बढ़ गया होगा, तो दूसरी ओर शिफ्ट किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर, मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। 2015 और 19 में पूछा गया, विच इज द रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस लिए, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, वही चेंज इन प्राइस रिलेटेड टू गुड्स और जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 52, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो मांग फलन को जो है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन सी जो होगा ये मांग फलन को बताता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसे ही लिखना है मांग फलन को। ठीक, चूंकि डिमांड चैप्टर इंपॉर्टेंट और सप्लाई उसका एक मैं अगर आप लोग बोलिएगा तो डिमांड और सप्लाई जो चैप्टर है उसी में से 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उस चैप्टर को डायरेक्ट आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, ये सब्जेक्टिव में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव बना के हमने इसको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक वस्तु है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला गया है, तो पूरक वस्तु है क्या, आप सबसे पहले वो ध्यान दे दीजिए, इसका परिभाषा पूछा गया है। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो कैसे पूर्ति किया जाता है, साथ साथ एक साथ करते हैं। ठीक है, और जिनकी संयुक्त रूप से मांग की जाती है। तो जैसे आप कार खरीदे तो बिना पेट्रोल का तो चलेगा नहीं, चाय बनाना है तो आपको क्या खरीदना होगा, चीनी तो खरीदना होगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनका आवश्यकता दोनों को एक साथ करके हमको चलना पड़ता है, तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तु कहलाती है। ठीक है, जिनका उपयोग विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ उपयोग करना पड़ता है तो उसका हम कहते हैं क्या, पूरक वस्तुएं कहती हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ एक साथ तो चाय और कॉफ़ी दोनों तो कॉम्पिटिटर है, लोग अगर खरीदने जाएगा तो या चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा, ये पूरक वस्तु कैसे हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो ये है नहीं। अगला दिया है कोको कोला और पेप्सी, लोग या तो एक टाइम पे कोको कोला खाएगा या तो पेप्सी खाएगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद चावल और रोटी, नहीं, ये सब पूरक वस्तुएं नहीं है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये सब पूरक वस्तुएं नहीं है, इनमें से नॉन ऑफ द अबव होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता कार पेट्रोल, चाय चीनी, पेन सिहाई, ठीक है, तो ये पूरक वस्तुएं होती, लेकिन ये सब पूरक वस्तु नहीं है। ठीक है, ये सब किस चीज़ का ऑप्शन है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। दो प्रकार के वस्तुएं बात की है ना, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक सप्लीमेंट्री गुड्स, तो ये कैसा टाइप का गुड्स है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं भैया। ठीक है, ऐसे ही फंसाया जाएगा तो हड़बड़ा के गड़बड़ा ना नहीं है। मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2022-2026 में भी पूछा जाएगा। अभी हम लोग बात किए थे मांग का नियम, मांग का नियम क्या था, क्वालिटेटिव था, लेकिन यहाँ मांग की लोच बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा ना वो मात्रात्मक होगा, गुणात्मक नहीं होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच है तो वो मात्रात्मक होता है। देखो मांग की कीमत लोच जो है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, और यह मात्रात्मक होता है क्योंकि केवल यह नहीं बताती कि कितना घटेगा बढ़ेगा, बताती है ये कितना बढ़ेगी और कितना घटेगा। ठीक है, तो ये बताता भी है, मात्रा भी बताता है, कितना मात्रा में घटेगा कितना मात्रा में बढ़ेगा, इसलिए इसमें कैलकुलेशन भी आप लोग बनाते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और मांग का नियम होता है गुणात्मक होता है। मांग की लोच बोलेगा, याद रख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, इसमें फंसना नहीं है, बच्चे गलत करके आ जाते एग्जाम में, डिमांड देख लिए तो लगा दिए कुछ भी, याद हमेशा अधिकतर बच्चे पिछले साल क्या किए थे, ए और बी दोनों कर दिए थे, नहीं करना है। मांग का नियम बोलेगा, यहाँ मांग की लोच लिखा है, अगर मांग का नियम होता ठीक है तो क्या होता, गुणात्मक, और मांग की लोच बोला है तो आपको टिक लगाना है, मात्रात्मक, कॉपी पे लिख लो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये परिभाषा आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग करके जाइएगा। किसी वस्तु कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जो हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच जो है कीमत और मांग के बीच का परिवर्तन का मात्रात्मक माप है, यहाँ लिखा है देखिए, मात्रात्मक माप। ठीक है, या नोट करके लिख लीजिए। The measure of change in quantity demand of goods as a result of change in price is called elasticity demand. Elasticity of demand is a quantitative measure of the change in price between price and demand. ठीक है, अब इसका एग्जाम में आपका कैलकुलेशन भी आएगा, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, मांग की लोच को मापने का सूत्र, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या होता है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट क्या होगा, चेंज इन प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये जो फिगर है आपको क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपको बताता है यहाँ पे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है
ठीक है, कि पहले कीमत 10 रुपया था, पहले कीमत मान लेते हैं 10 रुपया था, ठीक है। तो हम कितना मात्रा खरीद रहे थे, 100, कितना मात्रा खरीद रहे थे, 100, ठीक है। और कीमत को फिर हम वही रखें, कीमत वही है, लेकिन अचानक से क्या होता है, 100 इकाई से बढ़कर जो होता है वो कितना हो जाता है, 120 इकाई होता है। मात्रा क्या होता है, 100 इकाई से बढ़कर 120 इकाई होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, इसको हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है। याद रखिएगा, जब कीमत 10 रुपया ही रहे, ठीक है, पहले 10 रुपया था और बाद में भी 10 रुपया रखे, लेकिन उसकी मात्रा कम नहीं किए, मतलब उसके प्राइस में कमी भी नहीं किए, फिर भी क्या हो गया, मात्रा 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया, तो इसको हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ऑप्शन कहाँ है आपका, पूर्णतः लोचदार मांग। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी का उल्टा और एक है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, कोई वस्तु है, उसका प्राइस पहले क्या था, 10 रुपया था, क्या था, 10 रुपया, ठीक है, और उसका प्राइस को हम बढ़ा दिए, इसमें प्राइस उसमें कुछ चेंज नहीं किया था, लेकिन इसमें प्राइस में चेंज हो रहा है। पहले 10 रुपया था, ठीक है, 10 रुपया था तो भी लोग जो है 100 ही इकाई खरीद रहा था, अब प्राइस को बढ़ा दिए तो भी लोग क्या खरीद रहे हैं, 100 खरीद रहे हैं। तो उसमें जो है था मात्रा में परिवर्तन हुआ था, और इसमें हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ऐसी वस्तु है जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 10 रुपया से हम 19 रुपया कर दिए, ठीक है, तो पहले भी 10 रुपया में भी 100 इकाई था और कीमत बढ़ भी गया तो भी 100 इकाई लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जो है पूर्णतः बेलोचदार, उसको लोचदार बोल रहे थे, और ऐसी वस्तुओं को पूर्णतः बेलोचदार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेलोचदार, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। याद रख लीजिएगा इस चीज को। चलिए, तो यहाँ कहाँ ऑप्शन पूर्णतः बेलोचदार मांग, ऑप्शन सी, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स। तो ये 12 में, 16 में, 21 में, 22 में और इधर 26 में आपका दिया जाएगा, ठीक है। 58 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक, ये तो बता दिया था आप लोग को। चलिए 58 के बाद 59, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन है तो मांग की लोच। तो अभी हम बता दिए ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसमें मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 60, मात्रा में क्या है 60 परिवर्तन, ठीक है, और कीमत में 10, कीमत में 40, ठीक है। काटिए कितना होगा, भागा दीजिएगा इसको आपस में तो आएगा 1.5, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक। अगर हम इसके मात्रा को चेंज कर दें, यहाँ कर देते हैं हम 100 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं आपका 30, तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी पता चल गया। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से x वस्तु की मांग कम हो जाती है तो x वस्तु क्या होगा। आय में वृद्धि से x वस्तु की मांग कम हो जाती है तो समझ जाइए भैया वो गिफिन वस्तु है, क्या है, गिफिन वस्तु है, ठीक है। लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है लेकिन ऐसा उल्टा वाला नियम, मांग का नियम का उल्टा हो रहा है तो समझ जाइएगा वो क्या है, गिफिन वस्तु है, ठीक है। 61 नंबर क्या बोला है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्पत्ति के साधनों का, उत्पत्ति के साधनों का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्पत्ति के साधन क्या है भैया, याद रख लीजिए, सरल शब्दों में उत्पादन की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादों या सेवाओं के रूप में आउटपुट का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी विभिन्न इनपुट का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है कि याद रख लीजिएगा। उत्पादन के साधन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों ही होता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिए, उत्पादन के कारक क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और
ईटीपी इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसके बाद इसका आगत जो होता है उसमें रॉ मटेरियल, और इनपुट बोले आउटपुट बोले तो उसका मतलब फिनिश गुड्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। अब उत्पादन फलन मांग फलन तो हमने देख लिया था, उत्पादन फलन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो क्यू एक्स एफ ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्यू एक्स ए बी सी डी का मतलब क्या होता है, क्यू का एक्स का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन कमोडिटी, ठीक है, वस्तु एक्स का भौतिक उत्पादन की मात्रा, और एफ का मतलब यहाँ फंक्शन हो गया जिसको हम फलन कहते हैं हिंदी में, और ए बी सी डी जो है आप देख रहे हैं ये उत्पादन के विभिन्न साधन है, वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, याद नोट करके लिख लीजिएगा, सब्जेक्टिव में आया है। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है उत्पत्ति का साधन, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा, ऑप्शन आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा, ठीक, 64 का। उसके बाद 65, दो साधन श्रम एल तथा के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दो साधन के लिए क्यू फंक्शन एल के, ठीक है, एल का मतलब लेबर, के का मतलब कैपिटल, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, बाप रे देखिए क्वेश्चन 16, 17, 20, 21, 22, फिर इसमें कॉमर्स आर्ट्स दोनों में पूछा गया, यानी 26 में भी ये पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चुने हैं आप लोगों के लिए, मतलब वो कहाँ से नहीं देगा, देना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम कहते हैं आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड है और इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जितना फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इसका 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रख लीजिएगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू AFC प्लस ABC, ठीक, याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला वाला अलग से वीडियो का चिंता नहीं करना है, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। 68, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड, ये बिहार में पूछा गया है कॉमर्स वालों से, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, TBC जो है डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ निकालने बोला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसको हम शॉर्ट में कहेंगे ABC बराबर होता है TVC बटा Q, ठीक है, ये ABC बता रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है, Q इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, तो TBC डिवाइड बाय Q, ठीक है, हमको ABC निकालना था, ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता है, आप लोग हर फॉर्मूला को देख के जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है जैक में बहुत बार, ठीक है, इस बार भी पूछेगा, 22 में पूछा है, इस बार भी पूछेगा। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आज के इस वीडियो का यहाँ पे देख रहे हैं, इधर इस ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन, औसत लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज 2015 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा होता है शेप, यू शेप, कैसा शेप का होता है, यू शेप का होता है, ठीक है। तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आप लोगों के लिए जो होगा, तो दोस्तों अभी तक वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्ड हो चुका है, और इसमें मैंने कई सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा दिया, जिसमें आपने देखा कि एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन जो है किसी क्वेश्चंस में आया है, तो 100 से प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन था। अब इस वीडियो के जो है सीरीज को अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, तो नीचे आप लोग जो है कमेंट और लाइक कीजिएगा। 1000 से अधिक लाइक और कमेंट्स आप लोगों का देखने को मिल गया, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, तो तय मानिए कि मैं दिन रात एक करके आपका कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग जो है इसमें भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए, सभी जगह हर एक कोने में, झारखंड के कोने कोने में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में जो है हल्ला मचने वाला है, और एक एक एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से मिलने वाला है, तो घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए अभिषेक सर है, और अभिषेक सर जब तक है आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
तो वही बात बोलेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जितने बच्चे चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।